तो हम पढ़ रहे थे लूसेंट का हिस्ट्री वाला पार्ट। और इसमें हमने आपको पढ़ाया था बिंदुसार तक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो हुआ, बिंदुसार का बेटा था अशोक। ठीक है, देखिए यहाँ पे बिंदुसार का बेटा अशोक था। और बिंदुसार के जाने के बाद अशोक ने 269 ईसा पूर्व में जो है मगध की राजगद्दी पर बैठा। तो अशोक के माता का नाम था सुब्रदांगनी, जिसका जो है जिक्र दिव्य दान के अनुसार जो है यहाँ पे किया गया है। ठीक है। और अशोक के राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो था वो अवंती का राज्यपाल था, यानी कि राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक जो था वो अवंती का राज्यपाल था। देखिए यहाँ पे, एक मिनट, इसको पूरा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी हमको मिलता है मास्की और गुर्जर अभिलेख में, जो अशोक ने लिखवाया था। ठीक है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया, और अशोक ने अपने अभिषेक में 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग के ऊपर आक्रमण किया। कलिंग के ऊपर आक्रमण अशोक के जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से अशोक का पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। और अशोक का जो तरीका था दूसरे के टेरिटरी पर कब्जा करना, आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लेना, ये अशोक पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को बदलकर अब वो धर्म के नाम, मतलब धर्म को उपयोग करके वो लोगों के दिलों को जीतने का काम करेंगे। यानी कि अशोक का दिल इस तरीके से चेंज हुआ कि अब वो आक्रमण करके किसी के टेरिटरी पर कब्जा नहीं करेंगे। उनका अब जो ये चीज़ होगा वो लोगों के दिलों के ऊपर राज करने का काम करेंगे। और ये चीज़ होगा जो बुद्धा के जो मार्ग जो बताए गए थे, धम्मा। तो धम्मा को अशोक ने जो है अपना जो है कह लें कि मकसद बना लिया। ठीक है, उसको फैलाने का और उसको बढ़ाने का। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। ठीक है। तो उपगुप्त नाम भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी उपगुप्त ने। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। तो मक्खली जो गोसाल था, जो उस समय में बहुत सारे जो कंसेप्ट निकल के आ रहे थे धर्म में, बहुत सारी जैसे जो पंथ जो था, ठीक है, जो पहले जो किताबें जो थी उत्तर वैदिक काल में, जिसमें बहुत सारी खराबियां पैदा हो गई थी। और फिर उत्तर वैदिक काल के बाद बहुत सारे ऐसे सुधारवादी लोग जन्म लिए, जिन लोगों ने जो है एक नया नया कॉन्सेप्ट दिया, नई नई जो है रास्ताएं बताई कि ये चीज़ें गलत है और ये चीज़ें करने से ही जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिसमें से कि एक बहुत बड़ी क्रांति जो उस समय का था वो बौद्ध धर्म था। और जिस क्रांति को करने वाले जो थे वो गौतम बुद्ध थे। ठीक है। तो ये जो अशोक जो फॉलोवर थे, ये बौद्ध धर्म के, और ये आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो की थी मक्खली गोसाल ने की थी। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक में 10 वर्ष बोध गया में और 12 वर्ष निगाली सागर और 20 वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। तो इस तरीके से अशोक ने अपने जीवन को जो है समर्पित किया। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। तो देखिए, जो बौद्ध धर्म के जो 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 सम जो 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 भिक्षु होते हैं, वो एक किसी बिहार में, मतलब कोई ऐसा जगह पे जहाँ पे वो ईश्वर का ध्यान करते हैं, या फिर अपने अपना जो भी वो ध्यान करते हैं, वो उस जगह पे जो है एकांत में, शांति में जो है वो चीज़ें करते हैं। तो बराबर की पहाड़ी, ये अशोक ने बिहार बनवाए थे। बिहार को पत्थरों से तराशा हुआ, यानी कि पहाड़ में जो है ये चीज़ें बनाई गई थी, गुफा गुफा बनाया गया था। और ये जो थे अशोक ने बनवाए थे कर्ज, छुपार, सुदामा, अविस्व झोपड़ी, इसके नाम से जाना जाता है। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में अजीवकों का उल्लेख किया गया। अजीवक यानी कि वही लोग हैं जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं और बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा देने और लेने वाले हैं। महामात्रों के आजीविकों को हितों को ध्यान रखने के लिए कहा गया था। यानी कि जो महामात्र जो अशोक के मंत्री थे, यानी कि बौद्ध
आजीविकों को ध्यान रखने के लिए कहा गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र को भी लगा दिया था जिसका नाम महेंद्र था, पुत्री को भी लगा दिया था जिसका नाम संघमित्रा था। और अशोक के अनुसार जो है करीबन जो है 84,000 स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था। अब भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है करने वाला, यानी कि स्लेट पे दीवार पे लिखवाने का जो जो प्रचलन शुरू हुआ, ये अशोक ने ही सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामिक भाषा में जो है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अशोक ने इस्तेमाल किया भाषा का, यानी कि जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी उसी भाषा में अशोक ने अपने बातों को लोगों तक पहुंचाया। ग्रीक और अरामिक लिपि का विलेख अफगानिस्तान से मिलती है, यानी कि ये दो जो भाषा थे ग्रीक और अरामिक यहाँ पर अफगानिस्तान में बोले जाते थे, और अशोक ने इस क्षेत्र में अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में ग्रीक और अरामिक भाषा का उपयोग किया अपने शिलालेख में। खरोष्टी लिपि का विलेख का इस्तेमाल, भाषा का इस्तेमाल उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और बाकी भारत में किया, यानी कि बाकी भारत में खरोष्टी लिपि बोली जाती थी। और खरोष्टी लिपि जो लिखी जाती है दाईं से बाईं लिखी जाती है। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटते हैं। शिलालेख, एक जो दीवारों पे लिखा हुआ, स्तंभ लेख जो स्तंभ यानी कि जो स्तंभ है पिलर है उसमें लिखा हुआ, गुहा लेख यानी कि जो किसी मकान या फिर किसी विहार या फिर किसी ऐसी जगह पे लिखा हुआ। तो अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में हुई थी और फैंथलर पाद्रे टी फैंथलर ने जो की थी, और इसकी संख्या 14 थी। और पहली बार इसको पढ़ने में सफलता जो मिली थी जेम्स प्रिंसेप को मिली थी 1837 में। अशोक के अभिलेख के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे अशोक के अभिलेख का वर्णन किया गया है। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई। दूसरा में जो है मनुष्य और पशु दोनों के चिकित्सा का व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा में यह आदेश दिया गया अधिकारियों को कि वो धार्मिक नियमों का जो है उल्लेख करें, लोगों को बताए। चौथा में बात में कही गई थी कि धर्म घोष की घोषणा की गई थी, यानी कि जो वो पालन करते थे धर्म का उसकी घोषणा का वर्णन है। पांचवा शिलालेख में महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी, यानी कि वही महामात्र है जो आजीविकों की सेवा के लिए जो है लगे रहते थे। छठवें में कहा गया था इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। और सातवां में कहा गया था कि तीर्थ यात्राओं का वर्णन। नौवां में इसमें जो है सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख किया गया था। और 10वां में अशोक ने आदेश दिया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां में धर्म की व्याख्या की गई। और 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, सभी प्रकार के विचारों को सम्मान की बात कही गई। और 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और 14वां में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तो अशोक के स्तंभ लोगों की संख्या 7 है, केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। ये जो है 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ, यानी कि जो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई अशोक की शिलालेख, ये प्राप्त हुआ है हमें 6 स्थानों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अभी आप देखिए प्रयाग स्तंभ लेख, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, कौशाम्बी में स्थित था और इसको अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा में दिल्ली लाया गया। और दिल्ली मेरठ, ये मेरठ में स्थित स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा विलेख, ये बिहार में चंपारण में है। 1872 में इसकी खोज की गई थी। लोरिया अरेराज, ये भी चंपारण बिहार में है। और लोरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार में है। तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। और अशोक का 7वां अभिलेख जो था वो सबसे लंबा था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रोमेदेई है, इसी में लुम्बिनी का धम यात्रा का वर्णन है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, यानी कि अशोक की घोषणा कर रहा है कि जितने भी मनुष्य हैं सब मेरे बच्चे हैं। यानी कि अशोक इतना ब्रॉड लेवल पे चीज़ों को सोच रहा था, समझ रहा था, वो सभी को अपने बच्चे समझ रहे थे। अशोक का सारेकुना कंधार अभिलेख में ग्रीक और अरामिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य के मुख्यमंत्री पुरोहित की नियुक्ति, इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था। ठीक है, यानी कि जितने भी मंत्री उपमंत्री नियुक्त किए जाते थे इनके चरित्रों को काफ़ी अच्छे तरीके से जांचा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री प्रस्तुत होती थी। सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षक अधिकारों के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, महामात्र जिसको कहा जाता था। संख्या 18 थी और 4 जासूस का जो है वर्णन है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5 थी। चक्र जिसको कहा जाता था। प्रशासक कुमार आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे, यानी कि जो राजकुमार जो होता था उसको आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों के विभाजन विषय में किया गया था, विषय पद जिसको कहते थे।
यानी कि विषयपति उसकी देखरेख करने वाला। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसको ग्रामिक कहलाते थे। प्राशासक में सबसे छोटा गोप था, 10 ग्रामों का 101 गौ बनता था। मेगास्थिन के अनुसार नगर प्रशासन 30 सदस्यों के एक मंडल करता था, जो 6 समिति में बटा हुआ था। बिक्री कर के रूप में 10वां भाग लिया जाता था, और जो ना दे उसको मृत्यु दंड तक की सजा दी जाती थी। मेगा अस्त्र के अनुसार एग्रो नुमाई मार्ग निर्माण का अधिकार था। जस्टिस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 50,000 अश्वरोही सेना, 9,000 हाथी, 8,000, ये सब की संख्या का वर्णन है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ के बारे में। देखिए, मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित जो है वो धर्म और दान विभाग का देख रेख करने वाला है। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज राजपुत्र, दवारिक राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वेदी अंतापुर का अध्यक्ष, समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रशासता कारागार का अध्यक्ष, अप्रदिष्टि कमिश्नर, पौर नगर का कोतवाल, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योगों कारखानों का अध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष, दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल दुर्ग रक्षक, और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। तो ये जो थे अशोक के उन मंत्रियों का जो अलग अलग जिनको काम दिया गया था, जिनको अलग अलग जिनके काम थे। ठीक है, तो जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त अपनी 6 लाख की फौज सारे भारत में रौंद दिया, और यही हो सकता है या फिर नहीं भी, इसमें शक है। सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त कराया था, यानी कि सेल्यूकस जो कि सिकंदर का जो सेनापति था, जो यहाँ से चला गया था, सेल्यूकस के हवाले अपने टेरिटरी को छोड़ के, जहाँ तक जीती गई थी। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्य करते थे, 6 समितियां जिसके करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुरु पुरुष कहा गया है, और इसको करने वाले को एक संस्था यहाँ पे, यानी कि इसका एक संस्था हुआ करता था। अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। सरकार भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहता था। बिना वर्ष के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक, यानी कि जो बिना वर्षा के अच्छी भूमि, अच्छी खेती करता था, अच्छी खेती उपज लाता था, उस भूमि को अदेव मात्रिक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के 7 वर्ग बताए हैं: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरक्षर, सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीव कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी, और मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य में 10 राजा हुए। वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त था। तो ये जो है 185 ईसा पूर्व तक जो है इसका शासन रहा था, यानी कि मौर्य वंश का शासन रहा था। तो ये हमने पूरा डिटेल जो पढ़ा था, ये पूरा डिटेल जो पढ़े हैं, ये अशोक के बारे में पढ़े। ठीक है।